मगध के कारागार में मुरा की महिला रिश्तेदार मृत पड़ी थी। उसका मृत शरीर देखकर मुरा वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। मुरा को लगा जैसे अब उसका जीवन ही समाप्त हो गया है, क्योंकि उसके अपने पुत्र तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। शंभुनाथ उसकी हालत समझ चुके थे। उन्होंने मुरा को हिम्मत देते हुए कहा, खुद को संभालो। तुम यदि यहां इस तरह व्यवहार करोगी तो उसका परिणाम हम दोनों के लिए ही हितकर नहीं होगा। मुरा ने कातर दृष्टि से शंभुनाथ की तरफ देखा। उन्होंने उसे इशारे में ही वहां से चलने को कहा। मुरा भी जानती थी कि उसका वहां से जाना ही उचित होगा, क्योंकि सभी सैनिकों की नजर उसी पर थी। उसने किसी तरह से खुद को संभाला और हिम्मत कर शंभुनाथ के साथ वहां से चली गई। कारागार से निकल शंभुनाथ अपने घर पहुंचे। वो बगीचे में टहल रहे थे। मुरा के रिश्तेदार की मृत्यु की चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। टहलते टहलते उनकी दृष्टि चींटियों के एक झुंड पर पड़ी जो आम के पेड़ पर चढ़ रही थी। शंभुनाथ गौर से उन चींटियों को देखने लगे। चींटियों के झुंड के रास्ते पर एक छिपकली थी जो उन चींटियों को लगातार खाए जा रही थी। इसके बावजूद भी वो चींटियां अपना रास्ता नहीं बदल रही थी। शंभुनाथ को उन्हें देखकर यह आभास हुआ कि उनकी स्थिति भी ऐसी ही है। वे भी अमात्य के जाल में ऐसे ही फंसे हुए हैं। उन्होंने मन ही मन चिंतित स्वर में कहा, मैं भी इन चींटियों की तरह ही हूं और अमात्य हैं कि छिपकली बनकर मेरी सारी कोशिशों पर बार बार पानी फेर रहे हैं। अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो वहीं जमीन पर बैठ गए और चींटियों की कोशिशों को देखने लगे कि वो अब कैसे उस छिपकली से अपनी जान छुड़ाती है। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि चींटियों का एक झुंड अपने साथ एक बड़े आकार के मरे हुए कीड़े को ला रहे हैं। छिपकली की भी नजरों से वो कीड़ा नहीं बचा। पलक झपकते ही उसने उस कीड़े को अपने मुंह में भर लिया और जब तक वो उस कीड़े को खाती, उन चींटियों के झुंड को वहां से जाने का समय मिल गया। ये देखते ही शंभुनाथ ने स्वयं से कहा, लगता है अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा ताकि अमात्य अपने में ही उलझ जाए और मेरा कार्य भी हो जाए। वो इस बारे में अभी गहराई से सोच ही रहे थे कि उनका गुप्तचर श्वेतबाहु वहां आया और प्रणाम करता हुआ बोला, मंत्री जी, शायद सेनापति भुजंग मुरा के पुत्र को ढूंढने मगध से बाहर गए हैं। यह सुन शंभुनाथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए और हैरान होकर बोले, क्या तुम ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? श्वेतबाहु बोला, हां मंत्री जी, आपके कारागृह में जाने से कुछ देर पहले सेनापति भुजंग उस औरत से मिलने गए थे और उनके वापस आने के बाद वो औरत मृत थी। शंभुनाथ चौंकते हुए बोले, अर्थात सेनापति भुजंग ने ही मुरा के रिश्तेदार की हत्या की है। श्वेतबाहु बोला, निसंदेह, और अमात्य की भी मिली भगत है इसमें। यह सत्य उन तक ही सीमित रहे, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। शंभुनाथ गंभीर होते हुए बोले, अमात्य को सत्य का ज्ञान होने का अर्थ है हमारी जान को खतरा। वो अवश्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि मैं उसके पीछे क्यों था। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि अमात्य और सेनापति भुजंग का ध्यान उधर से भटक जाए। श्वेतबाहु बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है मंत्री जी? शंभुनाथ ने सोचते हुए कहा, तुम्हें अमात्य से अपने पिता की मौत का बदला लेना है ना? श्वेतबाहु ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं बस अवसर की खोज में हूं। शंभुनाथ बोले, तो समझो तुम्हें अवसर मिल गया है। अगर तुमने अमात्य की योजना को असफल कर दिया तो यह तुम्हारी पहली जीत होगी और अपनी हार से क्रोधित होकर अमात्य कुछ गलत कदम अवश्य ही लेंगे। सर्वप्रथम तुम्हें भुजंग तक पहुंचना होगा और उनके मुरा के पुत्र तक पहुंचने से पहले ही उसे वहां से निकालकर मेरे पास लाना होगा। और यदि भुजंग मुरा के पुत्र तक पहुंच भी गए तो तुम्हें उस बच्चे को उनकी कैद से छुड़ाकर मेरे पास लाना होगा। श्वेतबाहु ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अमात्य से बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुरा के पुत्र को बचाकर यहां लाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह मेरा वादा है आपसे। इतना बोल वो जाने के लिए मुड़ा तो शंभुनाथ बोले, अपना ध्यान रखना और जीवित वापस आना। श्वेतबाहु उनसे प्रस्थान की आज्ञा लेकर वहां से निकल गया। मगध में जहां शंभुनाथ अमात्य की योजना को विफल करने की तैयारी कर चुके थे, वहीं तक्षशिला में चाणक्य तांबी के गांव के लोगों को समझा के वापस आ चुके थे। चाणक्य सीधे कुलपति के कार्यालय पहुंचे। चाणक्य को देखते ही कुलपति ने उन्हें सामने बैठने का इशारा किया और बोले, आचार्य, अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाइए।
सीमांत गांव के लोग कैसे हैं? चाणक्य बैठ गए और चिंतित स्वर में बोले, उनकी स्थिति मगरमच्छ के जबड़े में फंसे उस हाथी के पैर की तरह है जिसे मारे बिना वो अपना पैर नहीं निकाल सकते। कुलपति आश्चर्य से बोले, आचार्य, क्या इतनी दयनीय स्थिति है उनकी? चाणक्य ने हां में सर हिलाया और सारी कहानी उनके सामने बयान कर दी। उनकी दयनीय स्थिति जान कुलपति बोले, आपकी क्या राय है? हम किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं? चाणक्य बोले, हमें सर्वप्रथम सिकंदर के खेमे में जाकर वहां की सैन्य शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर जनता के बीच उड़ती अफवाहों पर विराम लगाना होगा। यही हमारी उनकी सबसे बड़ी सहायता होगी। कुलपति बोले, अवश्य ही हम ऐसा करने के इच्छुक हैं, परंतु क्या यह गांधार राज आंबी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसने सिकंदर के साथ संधि कर ली है। चाणक्य समझाते हुए बोले, गांधार राज आंबी इसे षड्यंत्र मान सकते हैं, परंतु गांधार के विरुद्ध यह कदापि षड्यंत्र नहीं कहलाएगा। कुलपति ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोले, आपको अनुमति है सिकंदर के खेमे में जाने की। आप उनकी सैन्य शक्ति की जानकारी लेकर जल्द से जल्द उड़ती अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश करें। चाणक्य खड़े होते हुए बोले, धन्यवाद महोदय, अब मैं प्रस्थान की आज्ञा चाहूंगा। वो निकलने वाले थे कि आचार्य श्वेतांक ने कुलपति कार्यालय में कदम रखा और गंभीर स्वर में बोले, महोदय, चंद्रगुप्त आज सुबह से ही गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं है। आचार्य गजानन की कक्षा से भी वो अनुपस्थित था। कुलपति ने कुछ कहने से पहले चाणक्य की तरफ देखा। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त कहां जा सकता है? उसे तो छात्रावास में ही होना चाहिए था। श्वेतांक बोले, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं मिला। चाणक्य बोले, ठीक है, मैं उसकी खोज करता हूं। अगर वो दोषी हुआ तो उसे अवश्य ही गुरुकुल के नियमों के अनुसार दंड दिया जाएगा। चाणक्य चंद्रगुप्त को दंड दिलाने का आश्वासन देकर कुलपति कार्यालय से निकल गए। तक्षशिला में जहां चाणक्य अब चंद्रगुप्त की खोज पे निकल पड़े थे, वहीं मगध में मुरा अपने पुत्र को वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। मुरा खुद को दंड दे रही थी। वो रसोई में कार्य तो कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी होश नहीं था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके रिश्तेदार की मृत्यु उसके पुत्र की मृत्यु है। वहीं एक थी जिसे उसके पुत्र के बारे में जानकारी थी। वो कढ़ाई में सब्जी उलट तो रही थी, परंतु उसे किसी भी बात का भान नहीं था कि वो उसमें क्या डाल रही है और क्या नहीं। उसने सब्जी में नमक डालना था, लेकिन उसने बगल में पड़ी शक्कर को उठा लिया। वो उसे सब्जी में डालने ही वाली थी कि विशाखा वहां पहुंच गई और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, दीदी क्या कर रही हैं आप? शक्कर है वो। विशाखा की बात सुन मुरा का ध्यान शक्कर पे गया। उसने शक्कर किनारे रखी और नमक ढूंढने लगी। उसे कहीं भी नमक नहीं मिला। विशाखा बोली, दीदी नमक आपके सामने रखा है, आप क्या ढूंढ रही हैं? मुरा कुछ बोल नहीं पाई और नमक लेकर सब्जी में डाल दिया। उसकी ऐसी बदहवास हालत देख विशाखा ने मुरा को अपने कंधे का सहारा देकर एक जगह बिठाया और बोली, दीदी हुआ क्या है? अगर कोई दुख है तो आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं आपका दुख बांट सकूं। मुरा उसकी बात सुनकर रोने लगी और बोली, मेरे पुत्र तक पहुंचने के लिए आखिरी कड़ी भी खत्म हो गई। अब मेरा पुत्र मुझे कभी नहीं मिलेगा। विशाखा बोली, वो कैसे दीदी? कौन थी वो आखिरी कड़ी? मुरा बोली, मेरी एक। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती कि तभी वहां शंभुनाथ पहुंच गए और कड़क आवाज में बोले, यहां क्या हो रहा है? यह कार्य करने का समय है, ना कि विलाप करने का। आप सभी तुरंत अपने कार्य में जुट जाइए। जाइए सब। शंभुनाथ मुरा से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए वो विशाखा के पास गए और बोले, दासी तुम जाकर महारानी के भोज की व्यवस्था देखो। विशाखा ने एक नजर शंभुनाथ की तरफ देखा और मन ही मन गुस्सा होते हुए महारानी के कक्ष की तरफ चली गई। मुरा भी वहां से जाने वाली थी कि तभी शंभुनाथ धीरे से बोले, विशाखा माते के गुप्तचर है, उससे सावधान रहना। मुरा ने यह सुनते ही हैरान होकर उनकी तरफ देखा। शंभुनाथ ने हां में सर हिलाया और वहां से चले गए। इधर अमात्य को यही चिंता खाई जा रही थी कि आखिर मालकेतु कहां गायब हो गया है।
मालकेतु को ढूंढने वो विश्राम गृह जा पहुंचे, जहां राजहंस रुका हुआ था। अमात्य ने राजहंस के कक्ष में प्रवेश किया तो वो उस समय वहां नहीं था। अमात्य ने सुरक्षा प्रहरी से प्रश्न किया तो उसने बताया कि राजहंस दिन भर बाहर ही रहता है और शाम को ही वापस आता है। अमात्य ये सुनकर हैरान थे। उन्होंने मन में सोचा, आखिर राजहंस दिन भर मगध में करता क्या है? उसका तो परिवार भी यहां नहीं रहता और अभी तक वो वापस तक्षशिला क्यों नहीं लौटा? अमात्य के दिमाग में कई प्रश्नों ने एक साथ जन्म ले लिया था। वो कक्ष से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी राजहंस ने वहां प्रवेश किया। अमात्य को देख पहले तो वो घबरा गया, लेकिन फिर भी अपने डर को उसने चेहरे पे हावी नहीं होने दिया। उसने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, महामंत्री जी, आप इस समय मेरे कक्ष में? कुछ कार्य था? अमात्य बोले, क्या मैं जान सकता हूं तुम कहां थे? राजहंस ने उन्हें एक पोटली दिखाई जिसमें उसने पारिजात के फूलों को एकत्रित किया था और बोला, एक विशेष औषधि के लिए मुझे इन फूलों की आवश्यकता है और आपको तो पता ही है कि इन फूलों को तभी तोड़ना चाहिए जब ये पेड़ पे लगे हों। अगर नीचे गिर जाएं तो इनका महत्व नहीं रहता और तक्षशिला में ये मिलते नहीं। अमात्य बोले, वो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गए और मालकेतु कहां है? मालकेतु की बात सुनकर राजहंस सकपका गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं भी मालकेतु की ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसने कहा था कि वो आचार्य गजानन के लिए कोई विशेष सूचना देगा, लेकिन पता नहीं कहां गायब हो गया। अमात्य को राजहंस की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर बोले, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि आखिरी बार उसे तुम्हारे ही कक्ष में आते देखा गया था। राजहंस बोला, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो यहां से तुरंत ही चला गया और अभी तक नहीं आया। यह देखिए, उसका सामान भी यहीं पड़ा है। अमात्य ने देखा कि मालकेतु का खंजर और अन्य अस्त्र वहीं रखे हुए हैं। निराश होकर अमात्य वहां से चले गए। उनके जाते ही राजहंस ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, मुझे ये बात मंत्री शंभुनाथ को बतानी होगी। इधर तक्षशिला में चाणक्य चंद्रगुप्त का पता लगाते हुए सीधे सूरजमल के आश्रम जा पहुंचे। उन्होंने देखा चंद्रगुप्त वहीं चारपाई पर लेटा हुआ था। सुकन्या और सूरजमल भी वहीं थे। चाणक्य को देखते ही सूरजमल बोला, प्रणाम आचार्य, आप कब आए? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखकर सीधा प्रश्न किया, चंद्रगुप्त को क्या हुआ? सूरजमल को कोई जवाब देते नहीं बना। तभी चंद्रगुप्त चारपाई पर बैठता हुआ बोला, प्रणाम आचार्य, मुझे एक सर्प ने पैर में काट लिया था, इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई। तभी चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त की बाह पर गई, जहां राजकुमार पब्बत की तलवार से कटने का जख्म था। चंद्रगुप्त को जैसे ही इसका आभास हुआ, वो तुरंत दूसरे हाथ से उस जख्म को छिपाने का नाटक करने लगा। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त उनसे झूठ बोल रहा है। वो कठोर स्वर में बोले, जिस प्रकार बादल सूर्य की रोशनी को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता, उसी प्रकार झूठ की परत सत्य को ज्यादा समय तक नहीं छिपा सकती। इतना बोल उन्होंने सूरजमल की तरफ देखा तो सूरजमल ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। तब चाणक्य ने गुस्से में कहा, अगर तुम लोगों को झूठ का ही सहारा चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। गुरु शिष्य का रिश्ता कभी भी झूठ की नींव पर नहीं टिक सकता। आज से हमारे रास्ते अलग होते हैं। वो जाने के लिए मुड़े कि तभी चंद्रगुप्त ने पीछे से उनका पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, आचार्य क्षमा कर दे, हमें आपके दंड का भय था, इसलिए हम सत्य नहीं बता रहे थे, लेकिन हमें छोड़कर ना जाइए इस प्रकार, मैं आपको सब सत्य बताता हूं। उसकी बात सुनकर चाणक्य मुड़े और बोले, सत्य, सिर्फ और सिर्फ सत्य कहना। चंद्रगुप्त ने एक सांस में उन्हें सारी घटना विस्तार पूर्वक सुना दी। चंद्रगुप्त से उस रात की सारी सच्चाई जानने के बाद चाणक्य को पब्बत पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने मन ही मन कहा, पब्बत अब छल और कपट से अपने विरोधी की जान लेने पर आमादा है। ऐसा राजकुमार कभी किसी राज्य का भविष्य नहीं हो सकते। चाणक्य के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी उबल रहा था, किंतु बाहर से वे बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे। चाणक्य को शांत देखकर चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, मुझे ज्ञात नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, किंतु आप चिंता मत कीजिए, उसकी इस हरकत का दंड मैं उसे अवश्य दूंगा, मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। चंद्रगुप्त के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। चाणक्य गंभीर होकर बोले, जिनका जन्म उच्च कार्यों के लिए होता है
वो प्रतिशोध लेने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। तभी सुकन्या बोली, किंतु आचार्य, पब्बत और वीरसेन को उनकी करनी का दंड मिलना ही चाहिए। चंद्रगुप्त ने भी उसकी बात पे सहमति जताते हुए कहा, हाँ आचार्य, मैं भी उन दोनों को सबक सिखाना चाहता हूं। चाणक्य समझाते हुए बोले, उन दोनों को सबक सिखाने के लिए बहुत समय है, किंतु अभी तुम्हें अपना भविष्य उज्जवल करना है। अगर सुकन्या ने भी तुम्हारी तरह पहले ही अपना प्रतिशोध ले लिया होता तो उसका प्रतिशोध तो पूरा हो जाता, लेकिन उसे उसका लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। और बिना लक्ष्य के मनुष्य उस पागल हाथी की तरह होता है जो अपने सामने आने वाले किसी भी वस्तु को नष्ट कर देना चाहता है और अंततः स्वयं ही गड्ढे में जा गिरता है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो और प्रतिशोध छोड़ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की बात समझ लिया और सर झुकाकर बोला, क्षमा करें आचार्य, मैं आवेश में बह गया था। अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सुकन्या और सूरजमल ने भी आचार्य चाणक्य से क्षमा मांग ली। चाणक्य चंद्रगुप्त से बोले, उठो, अब तुम कमजोर नहीं हो, कल कक्षा में उपस्थित रहना। अब मुझे कुलपति महोदय को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। चंद्रगुप्त उनकी बात मान उठा और उस कक्ष से बाहर चला गया। सुकन्या भी उसके साथ जाने को हुई कि तभी आचार्य चाणक्य बोले, रुको पुत्री, तुम्हें हमारा एक कार्य करना है। सुकन्या तुरंत बोली, जी आचार्य। चाणक्य बोले, तुम्हें अब तैयार रहना होगा, अपना सामान बांध लो। सुकन्या बोली, किसी नई परीक्षा के लिए आचार्य? वैसे हम जा कहां रहे हैं? चाणक्य उसकी आंखों में देखते हुए बोले, हम नहीं, तुम जा रही हो, शीघ्र ही तक्षशिला छोड़ के। सुकन्या ने सुना तो हैरान रह गई। उसे लगा किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सुकन्या को सच में तक्षशिला से कहीं दूर जाना होगा? क्या अमात्य मालकेतु का सच जान पाएंगे? अमात्य को उलझाने के लिए शंभुनाथ कौन सा दाव चलेंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग